Hey guys, so today we'll be going to the question loud and rich. Now, in this given question, we are given a group of n people, okay? And जो n people है, let's say the indexing is it's a zero-based indexing. Next thing is that we are given a richer array. Now, in the richer array, what we have been told is that it indicates AI, two elements दिया है, AI, BI. What it eventually indicates कि AI के पास BI से ज़्यादा पैसा है. That's all. And हमारे पास finally एक integer array दिया है quiet, which denotes the quietness of that ith person. ठीक है. Now what we have to do over here is that कि we have to return an answer. Now answer होगा वेक्टर के फॉर्म में, यानी एरे के फॉर्म में. एंड जो रिजल्ट या तो आंसर का जीरो ith इंडेक्स है, वो क्या डिनोट करेगा कि फॉर who all person who has more money than the ith person equal to or more money than the ith person, what we have to eventually find is कि उसमें से सबसे शांत कौन सा है, who is the quietest of all that. And once we find out that, we have to return the quietest of that. Okay, ऐसे समझ में नहीं आएगा. Let's start with an example. So let's say that कि I'm not taking the actual example. Let's say that कि n is equal to 4 है, तो उसको इंडेक्सिंग कैसे होगा, 0 1 2 3, यानी कि 4 लोग रहेंगे. There will be 4 people. Now what we are interested over here is कि we are interested in the quietest one. ठीक है, I'm not drawing the quietest one anything. I'm just giving a rough example. सो हो सकता है कि 1 इज मोर रिचर देन 0, हो सकता है 2 इज मोर रिचर देन 0, हो सकता है 3 इज मोर रिचर देन 0. It can happen. And what can eventually result is that कि out of this, when you have to fill when we have to return an answer, we are finding out all the people. like देखो, आंसर होगा एरे के फॉर्म में, ठीक है. एंड उसका जो जीरो इंडेक्स होगा, उसमें क्या रिटर्न करना है कि इन 0 1 2 3 में सबसे शांत कौन सा है. हो सकता है कि 1 हो सकता है 2 हो. उसकी वैल्यू कहाँ से आएगी, क्वाइट एरे से, है ना. सो यहाँ तक तो कहानी चमक गई. नाउ इसको सॉल्व कैसे करेंगे. देखो, मैंने क्या बोला कि जीरो से हमें क्या देखना है कि जीरो से अमीर कौन है. ठीक है, जीरो से अमीर कौन है. जीरो से अमीर कौन हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है. मान लो मैंने इधर 1 ग्रेटर देन 0 लिखा है, 2 ग्रेटर देन 0 लिखा है, 3 ग्रेटर देन 0, मतलब ये लोग अमीर हैं. तो हमें रिजल्ट एरे क्या बोल रहा था कि रिजल्ट एरे में जीरो इंडेक्स में है, हमें वो लोगों को देखना है जिनके पास जीरो के इक्विवेलेंट पैसा हो या तो जीरो से ज्यादा हो. ये स्टेटमेंट बस याद रखो और कुछ नहीं. अब मान लो कि इसका मैं ग्राफ बना रहा हूँ. ठीक है, मैं इसका ग्राफ बना रहा हूँ. जीरो से ज्यादा पैसा किसके पास है, 1 के पास. जीरो से ज्यादा पैसा किसके पास है, 2 के पास है. सिमिलरली 3 के पास है ना. ऐसा कुछ होगा. सिमिलरली अभी इनका अगर हमने क्वाइट देख लिया, 1 को क्वाइट देखा, 2 का क्वाइट देखा, 3 का क्वाइट देखा, तो फिर हम इजीली बता सकते हैं कि ठीक है, 1 बोला कि देखो भाई मेरा क्वाइट है कुछ एक्स, इसका कुछ है वाई, इसका कुछ रहेगा जी, और जीरो का खुद का क्वाइटनेस होगा कुछ ए ले लो. ठीक है, तो मिनिमम ऑफ ए कॉमा एक्स कॉमा वाई कॉमा जी. ठीक है, I hope now you are getting the vibe that how we can actually go ahead and solve this. But wait a second, it's not that simple. ठीक है, because the question can get complicated. How? It can happen that जीरो से अमीर होगा 1, 1 से अमीर भी हो सकता है कोई, मान लो 2 होगा. ठीक है, मान लो जीरो से अमीर है 3, 3 से अमीर कौन है, 4. तो ये हम क्या कर रहे हैं कि हम किसके पास जा रहे हैं, जीरो से अमीर वाले दोस्तों के पास जा रहे हैं, गरीब वाले नहीं, अमीर वाले, क्योंकि क्वेश्चन वही बोल रहा है. और उसमें से शांत, सबसे शांत वाला रिटर्न कर रहे हैं. सिमिलरली 2 के लिए भी हो सकता है कुछ ऐसा, 2 से एक 5 तक जा सकता है. ठीक है, बट ट्रैवर्सल के वक्त हमने पहले क्या किया था, अगर क्वेश्चन काफी सिंपल होता, मतलब एक ही लेवल होता क्वेश्चन का, तो हम सीधा ही उसके नेबर्स पे जाते हैं और उन नेबर से पूछते हैं कि यार तुम्हारा क्वाइटनेस बताओ, और उसके हिसाब से रिटर्न करते हैं. बट क्वेश्चन में ट्विस्ट पता है क्या आ रहा है कि हो सकता है कि 1 से भी अमीर कोई हो सकता है 3 से भी अमीर कोई हो. So that makes the question little bit tricky because now we have to account for them also. ठीक है, क्योंकि अभी क्या हो सकता है कि पहले तो 1 2 3 देख रहे हैं, अब 2 भी सबसे शांत हो सकता है, 4 भी शांत हो सकता है, 5 भी शांत हो सकता है. तो ये भी पॉसिबिलिटी आ सकता है. देन यू वुड से दैट कि हे, कैन वी ट्राई समथिंग लाइक अ रिकर्शन. रिकर्शन यानी कि डीएफएस बेस्ड थिंग.
डीएफएस बेस में क्या करेंगे कि हम पहले जाएंगे वन के पास, हम बोलेंगे कि तुम्हारे जगह से, तुम्हारे इलाके से सबसे शांत व्यक्ति का मुझे नाम बताओ। वो बोलेगा देखो टू, टू भी हो सकता है, थ्री भी हो सकता है, कुछ मतलब इसके पास जितने भी एलिमेंट्स है वो एक्सप्लोर करके सॉल्व करेगा। सिमिलरली जीरो थ्री को पूछेगा कि तुम्हारे यहाँ से सबसे शांत कौन सा है, तुम बताओ। सिमिलरली जीरो टू से पूछेगा कि तुम्हारे यहाँ से शांत कौन सा है, तुम बताओ। Now, using this, every neighbor of 0 will return an answer, and 0 will just have to check कि out of them which is the quietest one. ठीक है? But note one thing, when we are traversing, हम वन से क्या पूछ रहे हैं कि तुम्हारे यहाँ से शांत सबसे क्वाइटेस्ट कौन सा है ना? तो इनडायरेक्टली हमने क्या सॉल्व कर दिया? देखो, डायरेक्टली हम जीरो के लिए सॉल्व कर रहे थे, बट जब हमने वन से पूछा कि तुम्हारे यहाँ पे सबसे शांत कौन सा है, देन इट मीन्स कि we are indirectly solving for one also. We have indirectly gotten the answer for one also. So for example, 1 says 2, so we could eventually update a result array with the 2 information, because 1 क्या कर रहा है, 1 अपने यहाँ से पूछ रहा है कि सबसे शांत कौन सा। तो इसको अगर मैं दूसरे तरीके से देखूँ, यानी कि अगर मैं डीएफएस अप्रोच कर रहा हूँ, डीएफएस जीरो पे लगा रहा हूँ विथ सम क्वाइटनेस, डीएफएस जीरो पे लगाया, तो यहाँ पे भी हमने डीएफएस वन पे लगा दिया, यहाँ पे भी हमने डीएफएस थ्री पे लगा दिया, है ना, यहाँ पे भी डीएफएस टू पे लगा दिया। एंड जब सॉल्व करते वक्त हो क्या रहा है कि आफ्टर सॉल्विंग एवरी ऑफ दिस इंडेक्सेस वी आर इनडायरेक्टली सॉल्विंग देम, सॉल्विंग फॉर दीज सब प्रॉब्लम्स एज वेल, यू कैन से, है ना। सो नाउ दैट इज ऑल गाइस, that is all. Now the code part is pretty simple for this. Now the only thing which you need to worry about is ki, okay, let's start breaking down the problem. How will you create a graph? So usually I see that ki there are a lot of confusion among people. Like they say ki we have to create a graph from A to B, we have to create a graph from B to A. So whenever there is such confusion, you have to always ask yourself this simple question: how do I want to iterate? देखो, क्वेश्चन में क्या दिया था, आई जस्ट गो ओवर द क्वेश्चन अगेन। क्वेश्चन में क्या दिया था कि ए आई बी आई, मतलब इसका मतलब क्या होगा कि ए आई हैज मोर मनी देन बी आई। सो इनडायरेक्टली व्हाट वी हैव टू इवेंचुअली डू ओवर हियर इज की, इनडायरेक्टली व्हाट वी हैव टू डू ओवर हियर इज की, क्वेश्चन हमें इस फॉर्मेट में दिया है, ए आई हैज मोर मनी देन बी, बट हमें कैसे ट्रैवर्स करना है, हमें ट्रैवर्स करना है जीरो से वन के बीच में आना है। तो हम कैसे जा रहे हैं, बी से ए जा रहे हैं कि ए से बी जा रहे हैं, खुद ही सोचो। अगर सबसे सबसे कम पैसा बी के पास है और सबसे ज़्यादा पैसा ए के पास है, तो हम लोग को किसके पास जाना चाहिए, ए के पास जाना चाहिए। तो ग्राफ कहाँ से बनेगा, इंडेक्सिंग बी टू ए फॉर्मेट में, ए टू बी नहीं, गलत हो जाएगा, है ना। दैट इज वन थिंग विच यू नीड टू टेक केयर ऑफ। एंड द फाइनल थिंग इज दैट कि वी हैव टू कॉल डी एफ एस फॉर एवरी गिवन नोड, ठीक है, फॉर ऑल द गिवन नोड्स ओवर हियर, 0 1 2 3 जितने भी n एलिमेंट्स हैं, उनके लिए हमें डीएफएस कॉल करना पड़ेगा। क्योंकि देखो, हो सकता है कि यहाँ से 0 1 2 3 कनेक्टेड हो, 4 कनेक्टेड नहीं हो सकता ना यार, 4 भी तो हो सकता है एलिमेंट। तो इनडायरेक्टली वी हैव टू टेक केयर ऑफ दैट ऑल्सो, because again I will repeat, because when it did a DFS for 0, we would have traversed its neighbor, but 4 might be not related to this 0 or its nearest neighbor. So we might have to explicitly do for 4, मतलब 4 के पास अलग जाके देखना पड़ेगा कि हमने उसको सॉल्व किया है कि नहीं। So that is all in this question, ठीक है। I'll just take you through the code first. I'll show you the DFS code which I initially wrote, ठीक है। So this is the DFS code which I wrote initially. You can clearly see over here is that first I built a reverse graph, क्योंकि हमें पुअर से रिचर जाना है, ठीक है। फिर I created just a graph, and after that graph I told कि we have to do a result, मतलब हर एक की जगह DFS करेंगे और हर एक का रिजल्ट स्टोर करेंगे, ठीक है, as simple as that. तो एक और चीज क्वेश्चन में मैंने बताना मिस कर दिया कि हो सकता है कि आउट ऑफ दिस ए भी शांत हो, आई थिंक सो ऑलरेडी, बट ए भी खुद शांत हो सकता है ना, क्योंकि द क्वेश्चन स्टेट्स दैट कि वी हैव टू रिटर्न अगेन, द क्वेश्चन स्टेट्स दैट वी हैव टू अमंग ऑल पीपल हु हैव इक्वल टू और मोर मनी देन पर्सन एक्स, ठीक है, टेक केयर ऑफ दैट। तो मतलब दैट पर्सन कैन इंक्लूड इटसेल्फ आल्सो, दिस इज व्हाट द क्वेश्चन इज सेइंग नाउ। So I initialize the quietest as itself. Now here I'm just doing a traversal to its neighbor, and to this neighbor I'm asking that, hey dude, listen,
from your area, who's the, hey rich person, from your area, who's the quietest one? Can you return that candidate? And in the next if condition, I'm doing nothing special. I'm just taking key if the candidate is a potential candidate, मतलब like the final winner or not. तो एट द एंड हम देख रहे हैं कि कोई बेटर ऑप्शन मिल रहा है कि नहीं इधर से। अगर कोई बेटर ऑप्शन मिल रहा है तो हम क्वाइटेस्ट रिटर्न कर देंगे। बट दिस विल थ्रू अ टाइम लिमिट एक्सीडेड बिकॉज वी आर नॉट मेमोराइजिंग इट। इनडायरेक्टली ऐसा बोल दो। तो हमें क्या करना पड़ेगा कि टू मेमोराइज इट वी जस्ट डोंट हैव टू डू एनीथिंग फैंसी, है ना। बस उस पर कभी भी जब मेमोराइज करते हो तो ये सिंपल सा ये लिखते हो, सबको एक कोई एरे बनाते हो, उस एरे में सबको -1 डिक्लेयर कर देते हो। एंड मेमोराइज करने के बाद फर्स्ट ऑफ ऑल यू एंश्योर दैट यू आर स्टोरिंग द रिजल्ट। एंड आफ्टर स्टोरिंग द रिजल्ट यू एंश्योर कि अगर हमने किसी नोन स्टेट में कॉल किया है, ठीक है, जिसका जो ऑलरेडी सॉल्व्ड है, तो हम लोग सॉल्व करने के बजाय उसका ही आंसर रिटर्न कर देंगे। जरूरत ही नहीं है, ठीक है, जरूरत ही नहीं है। तो होगा क्या कि देखो, होगा ऐसा कि देखो जीरो के लिए हम लोग जब कॉल किया तो हमने साथ साथ वन का भी रिजल्ट स्टोर कर दिया रहेगा, टू और थ्री का। And the next time we would have called again for one in the for loop, the for loop would check that result तो already solved है, there is no need to solve this again. So इसका time limit exceeded वाला part will be eventually solved. And yeah, that's all guys. Let's try to see and run the code if it works. Not sure. So yeah, basic mistakes. So that's all I think, so it should run by this time now. If it does, okay. So let's submit it. And yeah, that's pretty much about it. So this is a good solution, right? Because I've now memorized it. Now there are other ways to now it's up to you. I mean, I'm just giving you extra content because whenever you solve a problem, that doesn't mean that that's the only way to solve the problem. Okay, I just want to give you another hint also. So here what we were indirectly doing is that we would be going to the nodes of the, देखो पहले हम लोग क्या कर रहे थे कि इधर से इधर जा रहे थे, 4 जा रहे थे, 5 जा रहे थे, 6 जा रहे थे। So don't you think that it would make more sense that we would have started from the most richer guy and then gone to the least person? Because हम यहाँ पे कैसे कर रहे थे, हम लोग बॉटम, ये यहाँ पे कैसे अप से ऊपर से नीचे जा रहे थे, अप डाउन अप्रोच, मैं इसको ऐसा बोलूंगा। ठीक है, लेट मी, दिस इज द अपर वन, वी वर गोइंग डाउन द पाथ, दिस वन। ठीक है, पहले हम लोग अपना इसको टॉप वाला, इस टॉप वाले को सॉल्व करने के लिए हम लोग बॉटम वाले के पास जा रहे थे इनडायरेक्टली, तो इसलिए इतना मेहनत लग गया था। एक अप्रोच ऐसा हो सकता है कि हम लोग रिवर्स वे में जा सकते हैं, पहले छोटे एलिमेंट्स को, पहले सब प्रॉब्लम्स को सॉल्व करो, फिर उसके बाद बड़े मतलब जो भी है टॉप एलिमेंट्स के पास जाओ। क्यों? पहले आप पूछोगे कि वाई सॉल्विंग द सब प्रॉब्लम्स, तो यार ऐसा भी हो सकता है ना कि इससे कोई अमीर ना हो। तो अगर मान लो कि तुम्हारे कोई अमीर दोस्त नहीं है, फोर के कोई अमीर दोस्त नहीं है, तो उसका आंसर क्या हो जाएगा? उसका आंसर क्या हो जाएगा? वही हो जाएगा, फोर। फोर ही हो जाएगा। इफ फोर हैज नो रिचर फ्रेंड्स देन फोर विल बी द आंसर इटसेल्फ। सिमिलरली होगा क्या कि वी आर नाउ सॉल्विंग फॉर ऑल द स्मॉलर नोड्स। ठीक है, वी आर सॉल्विंग फॉर ऑल द स्मॉलर नोड्स एंड देन वी गो टू द upper ones. So basically what you can do is that you can apply a topological sort over here, and you can first queue all the nodes with in degree 0, then decrement decrement all the neighbors with that thing. We have to decrement all the neighbors, and after that we have to queue the new elements, right? We have to queue the new elements inside our queue, and after that we will keep carrying on a topological sort. So this is another approach, but I don't think so. This is just another way to think to this problem. If you want as a assignment or homework, you can try solving this problem using a topological sort. So होगा क्या कि इससे आपका DFS और topo दोनों strong हो जाएगा. So yeah, guys, that's all about this problem. I hope you like the video. Please share with your friends if you like the explanation and if you like to cover certain complicated topics in a much more easier way. Thanks.